कि पाकिस्तान और इंडिया किसी टाइम भी कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है कि जंग छिड़ सकती है। हालात जैसे बने रहेंगे, लेकिन जंग का छिड़ जाना है, जंग का हो जाना काफी अभी दूर की बात है। मैंने खुद 3 टेन्योर विंटर में अपने काटे हैं, जहां की जो हवा की स्पीड है, विंड स्पीड है, रात के समय या दिन के समय 40 से 60 नॉट की रहती है, और बिल्कुल बर्फानी हवाएं जो है शरीर को काट के फेंक देने की काबिलियत रखती है। लेकिन इस बात में अब दो राय नहीं हो सकती कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को वहां तक ले आए हैं और ला करके उसको LAC पे डिप्लॉय कर दिया है। नहीं, चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो बॉर्डर का मसला है, उसके ऊपर कम से कम अभी तक 5 एग्रीमेंट हो चुके हैं। वो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उसने खुद ब खुद बोला था उस समय 1959 में, उसको भी पार करके वो आगे आ गया है। अब वो आगे बढ़ाने के बाद, वहां के रुकने के बाद, अब वो ये कह रहा है कि अब जो है इसके ऊपर बातचीत की जाए। अरे भाई, हम बातचीत तुमसे क्या करें? तुम तो मेरे घर में पहले ही घुस के आ गए हो और बैठ गए हो। आपने कहा कि वो इलाके में घुस आए और अब वो कह रहे हैं कि आप हमसे बात करें कि आगे चीजों को हम कैसे लेके जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस तरह की आवाजें भी भारत के अंदर से आई कि जी चीन तो हमारे इलाके में आया ही नहीं है। इसमें अब कोई दो राय नहीं बची है कि उसने हमारी जो जिस जमीन को हम क्लेम कर रहे थे उस पर कब्जा तो किया है, और अच्छा खासा कब्जा किया है। जो सियाचिन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मसला चल रहा है, तो इन सब बातों के चलते जो है ये इस एरिया को सिक्योर करने से चीन ने पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का एक फर्ज है वो काफी बखूबी निभाने के एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है सिक्योर कर लिए हैं। और अगर कोई देश लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। बातचीत जिस तौर पे भी चले, जिस तरफ भी बढ़े, बातचीत में कुछ एग्रीमेंट अगर होता है पीछे जाने का, जो हालांकि मुझे इसके ऊपर शक है कि कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा कि वो पीछे जाए, और अगर वो पीछे जाता भी है तो अपने पास वो जल्दी से मोबिलाइज होकर आगे बढ़ने की काबिलियत रखेगा। बहुत अनुभव है हमें हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय होकर रहने का। डीबीओ देखिए, अभी डीबीओ भी 16,000 से ऊपर की ऊंचाई है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात की और थोड़ी सी कश्मीर में LOC के ऊपर हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो झड़पें हुई हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और आज हमें ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी के साबिक ऑफिसर जनरल रिटायर्ड रामेश्वर रॉय साहब, जो कश्मीर के अंदर इंडिया के कोर कमांडर भी थे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक सर, इसी हफ्ते LOC के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें हुई, उसमें कुछ अमवात भी हुई और थोड़ी सी टेंशन हमें नजर आई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाए। तो सर, ये जब इस तरह की LOC पे कोई टेंशन होती है, आप खुद कोर कमांडर रह चुके हैं कश्मीर में, क्या उसकी वजह कोई लोकल इंसिडेंट होता है, लोकल मसला होता है कि सम टाइम सेंटर से भी हुक्म आता है कि LOC को हॉट कर दें, वहां पे इस किस्म की आप कार्रवाई शुरू कर दें? देखिए अतर साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जहां तक हमारे देश का सवाल है, कभी भी हमारे ऊपर इस तरह का कोई भी हुक्म नहीं आता है। और उसकी वजह यह है कि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक देश है। अच्छा सर, गुज़िश्ता बरस लास्ट ईयर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंशियल मैगजीन है, उसने कहा था, लिखा था कि पाकिस्तान और इंडिया किसी टाइम भी कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है कि जंग छिड़ सकती है। इसी बरस के शुरू में मैंने एक मैगजीन पढ़ा इसराइल का, उसमें भी ये लिखा था कि अगर कोरोना वायरस ना आता तो हो सकता है कि समर में मजीद हॉस्टिलिटीज इंक्रीज हो सकती थी, एक दूसरे के साथ इंडिया और पाकिस्तान की झड़पों में इजाफा हो सकता था और जंग भी हो सकती थी। तो अभी जो इस वक्त टेंशन हैं सर, इसलिए कि सिचुएशन तो आइडियल नहीं है, दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आते रहते हैं। तो जो इस वक्त सिचुएशन है LOC के ऊपर, क्या इसकी वजह से सर फुल स्केल वॉर हो सकती है? कोई ऐसा खतरा है सर? मेरा ये मानना है कि ये भी मैं बार बार देखता रहा हूं, जो पश्चिमी मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया जो है, हमेशा से हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स को जरूरत से ज्यादा ही अधिक लेकर चलता है। दोनों देश जो है न्यूक्लियर देश है, तो वो ये सोचता है कि न्यूक्लियर होने की वजह से इन दोनों में जो है झड़प के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं जब भी ट्रांस एलसी फायरिंग शुरू हो। पर मैं ये कहूंगा अतर की ऐसा है नहीं। जंग की जहां तक बात है, जंग जानता है, दोनों देश जानते हैं कि जंग जो है बहुत ही एक कॉस्टली प्रपोजिशन है। और अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान तो कुछ हद तक फिर भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान आज की फाइनेंशियल हालत को देखते हुए
बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के पास एक और बड़ा मसला आ गया है, वो है चीन का हस्तक्षेप होने लगा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पूरे रीजन जो है, साउथ एशिया का जो रीजन है, सार्क नेशंस का जो रीजन है, इस पूरे के ऊपर चीन का जो एक इन्फ्लुएंस है वो एक बड़े तौर पे उभर करके आए। उसके चलते चीन खुद नहीं चाहेगा किसी समय कि देशों में कोई ऐसी झड़प हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया में खतरे में पड़ जाए। तो ये आप सोच के चलिए कि जंग के हालात जो है, हालात जैसे बने रहेंगे, लेकिन जंग का छिड़ जाना है, जंग का हो जाना काफी अभी दूर की बात है। आपने चीन का जिक्र किया कि आपने कहा कि चीन की ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि उसके जो वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए, महफूज बनाया जाए और जंग ना हो, ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट जाया ना हो। अब लद्दाख में जो हमने देखा उसमें एक चीज, एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि चीन ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गेटवे है सी पैक का, इसलिए कि भारत वहां पे रोड्स वगैरह बना रहा था और भारत की ख्वाहिश थी कि वो वहां पे आके उसको काट देंगे। और माजी करीब में हमने सुना भी कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम वापस लेंगे, सियासी बयानात वहां से आते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि चीन ने उसको प्रीएम्प्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को वहां पे सिक्योर करने के लिए ये लद्दाख वाला मामला किया है, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में? वुड यू एग्री विद दिस सर कि वो टोटली डिफरेंट चीज है? वो डिफरेंट चीज नहीं है। चीन और पाकिस्तान की साठगांठ आपस में एक दूसरे को बहुत आयरन फ्रेंड्स और न जाने क्या क्या कहते रहे हैं। तो काफी हद तक ये माना जा सकता है कि चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को और मजबूत बनाने के लिए ये जो लद्दाख उसकी अभी इंटरवेंशन हुई है, कि चीन ने जो ये आकर की है, उसे एक तो उसने खुद का जो हाईवे है G29 वो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दे दी है। क्योंकि अगर देखें तो उसको सबसे ज्यादा खतरा जो है हमारी जो डीबीओ है, दौलत ओडी लोकेशन है, जो कि तकरीबन 16,000 फुट से अधिक ऊंचाई की है, और वहां से जो है एज द क्रो डिस्टेंस जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो के तौर पर काम करता है। जो सियाचिन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मसला चल रहा है, तो इन सब बातों के चलते जो है ये इस एरिया को सिक्योर करने से चीन ने पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का एक फर्ज है वो काफी बखूबी निभाने के एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है सिक्योर कर लिए हैं। मैं ये कहूंगा कि इस इंटरवेंशन से चीन को अधिक फायदा हुआ है, न कि पाकिस्तान को, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा नजर आने लगा है कि वो पाकिस्तान को बार बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आएगा। जैसा कि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में हुई हैं, जो पोर्ट्स ऑफ गॉर्डर में हुई हैं। एक तरह से पाकिस्तान सपोर्टिंग रोल में रहेगा इस चीज के, लेकिन कितना वो फायदा इस चीज का उठा पाएगा, इस पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान फिलहाल नजर आता है। लेकिन चीन को डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है उसको मिला है इस बात। चीन की और भारत की अगर लद्दाख की बात करें तो उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस तरह की आती रही कि जिससे लोग, आम बंदे मेरी तरह के लोग, कंफ्यूज होते रहे। कल ही एक लंदन के अखबार ने, यूके के अखबार ने एक रिपोर्ट किया कि कोई माइक्रोवेव किस्म का वेपन वहां पे चीन ने यूज कर दिया है। अल जजीरा ने कुछ और रिपोर्ट किया कि वहां पे अब कोई नया एग्रीमेंट हो गया है और ट्रूप्स विड्रॉल हो रहा है। और उसकी एक वजह यह है कि सर जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, ऑफिशियल चैनल हो गए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो इंडिया की या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो, वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि खुल के बताएं कि यार हो रहा है क्या है, ये मसला है, ये हो रहा है, ये कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर क्यों नहीं हमें पता चल रही कि वहां पे आखिर हो रहा क्या है? चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो बॉर्डर का मसला है उसके ऊपर कम से कम अभी तक 5 एग्रीमेंट हो चुके हैं, और पिछले तकरीबन 22 सालों में मैं ये कहूंगा कि 22 राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स हो चुकी हैं, बड़े ऊंचे लेवल की। जो एक इनका एक ग्रुप है जो कि सिर्फ इस चीन के बॉर्डर मसले को ही डील करता है। लेकिन उतने सालों में, 22 सालों में, वो जो बॉर्डर का मसला है वो मैं कहूंगा कि रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इसके चलते चीन का ये होता है कि कोई भी जो एक्शन है या जो कार्रवाई है वो कर लेता है, एक तरफा अपना एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो उसका है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ लेता है, और उसके बाद भी फिर वो दुनिया तरह की ऐसी बातें करने लगता है कि पूरा मसला जो है बातों के एक जंजाल में फंस जाए। बातों का जो ये जंजाल वो बुनता है, तो उसके बीच में साफ तौर पे किसी चीज का निकल के आना बहुत मुश्किल होता है। और इसी के चलते जो इस समय मीडिया में खबरें आती हैं, चाहे वो सोर्सेज के थ्रू आए
चाहे कुछ एक गवर्नमेंट के अपने ही स्टेटमेंट के थ्रू आ जाए, चाहे हमारे पॉलिटिकल सीन पे कुछ इस तरह की बातें सुनने में मिल जाए, लेकिन कहीं से भी आपको बिल्कुल क्लियर तौर पे मसला सामने इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो क्लैरिटी जो है वो चीन कभी भी होने नहीं देता है। अगर इसी बात को आप लें, पहले तो उसने एलएसी के जो स्टेटस है उसको एक तरफे तौर पे बदल करके खुद ब खुद उसको वायलेट करके आगे वो बढ़ाया। अब वो आगे बढ़ाने के बाद, वहां के रुकने के बाद, अब वो ये कह रहा है कि अब जो है इसके ऊपर बातचीत की जाए। अरे भाई, हम बातचीत तुमसे क्या करें? तुम तो मेरे घर में पहले ही घुस के आ गए हो और बैठ गए हो। अब मैं तुमसे क्या बातचीत करूं जब तक कि तुम यहां से निकल के वापिस ना जाओ। और वापिस जाने की बात के ऊपर वो कहता है चलो बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए ये जो चीन के साथ जो बातचीत का दौर है वो कभी भी क्लियर से उभर के नहीं आ सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो चीन के साथ 14 देशों के बॉर्डर लगते हैं, जिसमें से वो 12 देशों के साथ बिल्कुल क्लियरली अपने बॉर्डर जो है वो बखूबी सेटल कर चुका है। सिर्फ भूटान और हिंदुस्तान दो ऐसे ऐसे देश बचे हैं जिनके साथ उसने अब तक बॉर्डर सेटल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर्स को सेटल करना ही नहीं चाहता है। और करना इसलिए नहीं चाहता है कि उसके पास जो है अभी वो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जो उसका है उसमें अभी बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं जिसको पूरा करना चाहता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमने रियलाइज कर लिया है, पक्के तौर पे इस बात को समझ लिया है, और इसकी हमने जो है उसको हमने नहीं पूरा होने देना है। और अगर कोई देश लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। और अभी जो कुछ हुआ है लद्दाख के अंदर, उसके चलते असल में हमने एहतियाती तौर पे अपने नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में और बाकी सब जगहों पे भी अपनी जो है डिफेंस की जो हमारी पोजीशंस हैं या जो हमारी सोच विचार है उसको अख्तियार कर लिया है ताकि वो कहीं और किसी प्रकार की हरकत ना कर सके। तो ये सब मसले हैं जिसकी वजह से चीन और हिंदुस्तान की किसी भी बातचीत का आपको बहुत सही तौर पे जो है कोई भी एक कहते हैं जो कि रूपरेखा आपको नहीं मिल पाएगी, चाहे कितनी भी आगे बातचीत चलती रहे। आज 5 साल बाद भी अगर आप देखोगे, 10 साल बाद भी देखोगे, तो हालात लगेगा कि शायद उतने ही कंफ्यूज दिखाई देंगे जैसे कि आज दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसमें सर एक चीज तो ये है कि चीन ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा कि वो इलाके में घुस आए और अब वो कह रहे हैं कि आप हमसे बात करें कि आगे चीजों को हम कैसे लेके जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस तरह की आवाजें भी भारत के अंदर से आई कि जी चीन तो हमारे इलाके में आया ही नहीं है, चीन तो अपने इलाके में है। और दूसरी बात ये कि सर अब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, अगर आप उस पर भी ब्रीफली कमेंट कर सकें। आगे सर्दियां आ रही हैं, मौसम सर्द आ रहा है, बड़ी मुश्किल टेरेन है, वहां पे लोग किस तरह सरवाइव करेंगे? क्या ये मसला सर्दियों में भी चलता रहेगा या फिर चीन वापस चला जाएगा, या फिर जिस तरह आपने खुद कहा कि वो आके बैठ गया है और उसको पता है कि वो पूरी प्लानिंग करके आया और अब वहां पे आके भोला बन रहा है कि हमें तो नहीं पता चला, हम यहाँ पे आ गए और आप हमसे बात करें? देखिए, ऐसे है कि जो स्टेटमेंट शुरू में आई थी कि हमारे इलाके में वो नहीं घुस के आया है, मैंने भी उसके ऊपर ट्वीट किया था और काफी एक इमोशनल ट्वीट भी किया था मैंने। पर अगर आप सही तौर पे देखें तो टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकल तौर पे जो है उसको ऐसा इसलिए कहा गया था कि जब डिफरिंग लाइन ऑफ परसेप्शन है एलएसी के बारे में, तो पूरे तौर पे ये कहना कि कौन सा किसका एरिया है थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है। हमारा अपना क्लेम था, उनका अपना क्लेम था। तो टेक्निकली उस बात को एक तरीके से देखा जाए, बात है कि जिस तरह से उसने कब्जा कर लिया था अक्साई चीन पे, अब उससे भी आगे बढ़ के आज कंट्रोल है, वो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो उसने खुद ब खुद बोला था उस समय 1959 में, उसको भी पार करके वो आगे आ गया है। तो इसलिए इस मसले के चलते इसमें अब कोई दो राय नहीं बची है कि उसने हमारी जो जिस जमीन को हम क्लेम कर रहे थे उस पर कब्जा तो किया है और अच्छा खासा कब्जा किया है। अब इस कब्जे के चलते जब हमें ये यकीन होने लगा कि बातचीत के तौर पे बातचीत, इसने पूरे मसले को बातचीत में डाल तो दिया है, लेकिन वो बातचीत कितने तो तौर पे सही होगी या रिलायबल होगी कि नहीं होगी, उस विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, तो उसके चलते जो है अभी हम लोगों ने ये मान लिया है कि उसका विश्वास करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसके चलते अभी हम लोगों ने जो पोजीशंस इख्तियार की हैं और जिस तरह का साजो सामान लेकर के हमने अभी जहां तक चीन के साथ हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, इसके चलते मैं आपको यकीन दिला दूं
कि जब तक वो पीछे हटने की मुहैया शुरू नहीं करता, हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर पीछे हट भी जाते हैं, तो हम इस बात की बखूबी अपने में काबिलियत रखेंगे कि कल को थोड़ी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने से जल्दी मोबिलाइज करके हम उसको आगे बढ़ के, अगर वो कोशिश करता है अपने एग्रीमेंट को तोड़ने की, तो हम जाके उससे भिड़ सकें। जैसा कि हमने अभी दिखाया था, जो चशूल का एरिया है, स्पंगुर गैप का एरिया है, वहां पे हमारे ट्रूप्स ने जाकर के वो पोजीशन ऑक्यूपाई करके उसको जो नीचे जो स्पंगुर गैप का एरिया है उसको हमने डिनाई कर दिया था। तो इसके चलते अब हमने इस बात को मान लिया है कि चीन के साथ जो हमारी मिरर डिप्लॉयमेंट है ये बनी रहेगी। बातचीत जिस तौर पे भी चले, जिस तरफ भी बढ़े, बातचीत में कुछ एग्रीमेंट अगर होता है पीछे जाने का, जो हालांकि मुझे इसके ऊपर शक है कि कुछ ऐसा एग्रीमेंट होगा कि वो पीछे जाएगा, और अगर वो पीछे जाता भी है तो अपने पास वो जल्दी से मोबिलाइज होकर आगे बढ़ने की काबिलियत रखेगा, ऐसी कैपेबिलिटी रखेगा। तो हम भी जो है उसी प्रकार से अब देखेंगे उसकी इसका हरकत को, और हम भी वैसी कैपेबिलिटी रखेंगे कि अगर मौका पड़े और जरूरत पड़े तो हम भी जल्दी से मोबिलाइज होकर उसको फेस कर सकें। लेकिन इस बात में अब दो राय नहीं हो सकती कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को वहां तक ले आए हैं और ला करके उसको एलएसी पे डिप्लॉय कर दिया है कि इसके बाद जो है अब जो भी होगा, लेकिन हम उसको हैंड या फ्री रन कभी भी नहीं होने देंगे, चाहे विंटर हो, चाहे कितनी और विंटर इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारे पास अनुभव है। हमारे ट्रूप्स झड़प हुई थी 1999 में, उसके बाद से बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे बैठे हुए हैं और बखूबी हमें विंटर का अनुभव है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ही हमारी जो डिप्लॉयमेंट है उसने भी विंटर का बहुत अनुभव दिया है। मैंने खुद 3 टेन्योर विंटर में अपने काटे हैं, जहाँ की जो हवा की स्पीड है, विंड स्पीड है, रात के समय या दिन के समय 40 से 60 नॉट की रहती है, और बिल्कुल बर्फानी हवाएं जो है शरीर को काट के फेंक देने की काबिलियत रखती है। लेकिन विंटर क्लोथिंग ले करके और जो भी परेशानियां आई उसके बावजूद हमारे जो सोल्जर्स हैं, बहुत अनुभव है हमें हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय होकर रहने का। डीबीओ देखिए, अभी डीबीओ भी 16,000 से ऊपर की ऊंचाई है, जो पेंगोंगसो का एरिया है तकरीबन 14,000 की ऊंचाई पे है। तो मैं ये कहूंगा कि अब कोई ऐसी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती कि हम चीन का विश्वास करके कहीं पीछे जाएंगे, या अपनी जो मिरर डिप्लॉयमेंट है उसको हम डाइल्यूट करेंगे या उसमें कोई कमी लाएंगे। तो यूं समझ लीजिए कि हम चीन का मुकाबला करने के लिए अब हम पूरे तौर पे सक्षम भी हैं और तैयार भी हैं आने वाले हर समय के लिए। फर्क पड़ेगा सर आपकी मिलिट्री कोऑपरेशन में विद अमेरिका विद चेंज ऑफ प्रेसिडेंसी, और यू थिंक कि ये तो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स हैं, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं ये कहूंगा कि रिलेशनशिप्स जो है अब और पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे के नजदीक आने के लिए और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी देखें आप, सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही हुई है कि क्वाड जो है, जो कि एक समुद्र के अंदर पैसिफिक इंडिया पैसिफिक ओशन या साउथ पैसिफिक या जो भी आप बोलना चाहें उसको कोई भी नाम दे दें, तो पैसिफिक ओशन के चलते जो अभी एग्रीमेंट 4 देशों के बीच में जो और आगे बढ़ा है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में, तकरीबन 10-12 सालों से ये एग्रीमेंट जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन पिछले 2 सालों से इसको जो है धीरे धीरे रिवाइव कर किया गया, और अभी चलते चलते अगर देखें आप तो काफी मजबूती तौर पे ये सामने उभर के आया है, खासकर ये साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में। मैं ये कहूंगा कि चीन की इस जो ये अभी पहल है कि लद्दाख में चीन ने की है, उसके चलते हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं और मजबूत होके और आगे की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि अब देखने में ऐसा आ रहा है कि इस इलाके में अगर कोई भी चीन के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को रोकने की क्षमता रखता है, तो वो उसकी एंकरिंग जो है वो हिंदुस्तान प्रोवाइड कर सकता है। अगर चीन को इस बात का डर था कि हिंदुस्तान जो है ज्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव ना करे या उधर ज्यादा ना चला जाए, तो उसको ये चाहिए था कि वो हिंदुस्तान से अपनी दोस्ताना रिलेशनशिप जो शुरू हुई थी 2014 में, बहुत मजबूती से शुरू हुई थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में एक बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री भी डेवलप हुई है। अगर उसको चलने देता तो ऐसी गुंजाइश थी कि हिंदुस्तान जो है फिर कोशिश करता कि हम बैलेंस करके चलते अपने रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, यूएसए। लेकिन अब जो चीन ने हरकत कर दी है लद्दाख के अंदर, और जो बयानबाजी चीन की तरफ से इस तरह की आने लगी है, उससे उसके चलते मेरा ये मानना है कि जो नहीं चाहता था वो अब वही होगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो है अब ताल्लुकात बढ़ेंगे, कोऑपरेशन बढ़ेंगी,
और बहुत एक्टिव तरीके से ये सब होगा। और एक तरह से यूं समझ लीजिए कि क्वाड जो है समुद्र के अंदर एक जॉइंट फ्रंट खड़ा करने के साथ साथ और देशों को अपने साथ मिला सकता है। आपने देखा ही है कि अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि जो उसके एलाइज हैं आसियान कंट्रीज में उनको वो नहीं छोड़ेगा, जो उसके बाकी एलाइज इस एरिया में हैं उनको भी वो नहीं छोड़ेगा, मजबूत से उनके साथ बना रहेगा। तो अब मसला ये हो गया है कि किसी जमाने में जैसा कहा जाता था कि कोल्ड वॉर का सीन चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूएस, ऐसा देखने में अब आने लगा है जैसे कि या वही कोल्ड वॉर का सीन जो है कुछ हद तक इस तरह से चलेगा कि ऑन वन साइड इज चीन, ऑन वन साइड इज यूएस एंड इंडिया, एंड रशिया जो है थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट बीच में करता रहेगा। लेकिन रशिया का मेरा ये मानना है कि रशिया जो है वो चीन को वहां तक तो बढ़ावा दे सकता है जहां तक उसका खुद का इंटरेस्ट ना हार्म हो, लेकिन वो अपने कॉस्ट के ऊपर चीन को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीन से भी एक तरह से कुछ हद तक अपनी दूरी बनाए रखेगा। तो इसके चलते मैं मानूंगा कि एक नई डेवलपमेंट जो ये हुई है ये हमारे लिए फेवरेबल है और हमारे रिश्ते को अमेरिका के साथ जो है और मजबूत करने में मददगार साबित होने वाली है। जनरल रामेश्वर रॉय सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। थैंक यू ऑथर, टेक केयर।